अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था, पर्सपेक्टिव्स को स्टडी कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो पर्सपेक्टिव्स हमने पढ़ना है वो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है, जिसको उर्दू में बोलते हैं नफ्सी हरकी नुक्ता नज़र। अब इस चीज़ के अंदर जो चीज़ हमने सीखनी है वो आपको एक उसकी समरी में आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ उस चीज़ के बारे में। इसमें यह है कि इसकी एक जो थीम जो है इसका, वो ये कहता है कि जो भी हमारे ख़यालात होते हैं, जो भी हमारी सोच होती है, जो भी हमारे फ़िक्र्स होते हैं, तफक्कुरात होते हैं, ख़यालात, इमेजिनेशन होती हैं, उसी की बेस पे हमारे किरदार बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस हैं सारे के सारे, जो मिलके हमारी शख्सियत को बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो बिहेवियर होता है, जो एक्सटर्नल जो आपको शो ऑफ करना होता है, उसकी बेस बनते हैं। तो इसके अंदर जिस शख्स का हम जिक्र देखेंगे वो है फ्रीड। जो फ्राइड है, जो ये बंदा है वो अपने दौर का बहुत मशहूर तरीन बंदा है। आपने इसके बारे में थर्ड ईयर के अंदर भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, साइको एनालिसिस इन्होंने ही पेश किया था, जिसके अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो, एरोस, थैनाटोस, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो देखने में आए थे हमारे पास, वो फ्रीड के नुक्ता नज़र के अंदर ही हमने देखे थे। अब इस बेस के ऊपर अब जो फ्रूड कहता है, फ्रूड बेसिकली वो कहता है, उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अज़वियाती चेंज हैं, जो उनको उन्होंने स्टेप डाउन किया, उन्हें साइड पे किया, और उन्होंने ये बताया कि जितने भी हमारे लाशऊरी महरक़ात होते हैं और उन पर ही ज़्यादा फोकस किया है, इस चीज़ के ऊपर कि वही हमारे जो किरदार को तश्कील देते हैं। इसलिए इस नज़रिए को नफ्सी हरकी नज़रिए का नाम भी दिया गया। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें इस चीज़ के ऊपर कि जो इन फ़िक्रात, जो तफक्कुरात हैं, इनका तज़िया किया जाए तो आप किरदार को समझ सकते हैं। इन जितने भी रीज़न्स हैं, इनको जानने के लिए जब फ़र्द के जज्बात और एहसास के गहराई से हमें क्या करना चाहिए, मुताला करना चाहिए। अब जब नफ्सी हरकी तरीका इलाज में किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो बेसिकली है अनकॉन्शियस जितने भी इंसिडेंट्स हैं आप उसको दिए गए हैं, उनको आप बेसिकली शऊर में लेके आए, ताकि जिन चीज़ों की वजह से आपकी मेंटल डिजीज़ अक्कर होती हैं, बनती हैं, होती हैं, उन्हीं वाक़यात को वो कह रहे हैं ठीक कर दिया जाए, तो इंसान अब जितनी भी ज़हनी बीमारियाँ वो रिकवर हो सकती हैं। फ्रीड ने फ़र्द की जो इब्तदाई ज़िंदगी के माह साल को बहुत अहमियत दी है, ये हमने पीछे भी देखा था, थर्ड ईयर के अंदर भी इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे इंसानी ज़िंदगी के अंदर। फ्रीड ने जिस दौर में ये अपना नज़रिया दिया था, बेसिकली वहाँ पर जहनी अमराज को डेफिनेटली इलाज तो किया जाता था, मगर उनकी रीज़न्स, जस्टिफिकेशन नहीं बताई जाती थी, उनकी वजूहात नहीं बताई थी, सिम्टम्स नहीं बताई जाती थी कि वो क्या होती है। उस दौर में जो सबसे ज़्यादा मर्ज था वो बेसिकली हिस्टीरिया था। हिस्टीरिया को उन्होंने हिप्नोटिज़म के ज़रिए किया। इनके एक पैरोकार थे जोसेफ ब्रेयर जिनका नाम था, उन्होंने भी हिप्नोटिज़म के ज़रिए ही इसका तरीका इलाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उसी के साथ इन्होंने बहुत सारे मरीज़ों को ठीक भी किया। बट इसमें एक मसला था कि वो जितने भी अलामात थे वो कुछ अरसे बाद दोबारा शुरू हो जाती थी। ठीक है, इनकी वजह से फिर फ्रीड ने अपना तरीका इलाज को दोबारा रिपीट किया, जिसके अंदर नौमियत, ठीक है, जिसमें उनके जो भी गुज़श्ता वाक़यात उनको दोहराने का तरीका इसमें किया गया, जिसको साइको एनालिसिस से आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद फ्रीड बेसिकली 1909 में अमेरिका गया। ठीक है, तो जब आपको पता है जितना ये मशहूर शख्स था, तो वो पहले ही उसकी रेपुटेशन वहाँ थी, बहुत अच्छी थी, लोग इसको जानते थे। ठीक है, तो फ्रीड के जितने भी मानने वाले थे या जितने भी पैरोकार थे, उन्होंने इसी तरीके इलाज को ही फॉलो किया, बट थोड़ी बहुत चेंज करके इसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर डेविएशन नहीं आई, उनके ज़्यादातर चेंजेस नहीं की गई। तो नफ्सी हरकी नज़रिए ने जो इंसानी किरदार था, जो हमारा बिहेवियर था, उसके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी उनको हमारी मदद दी थी। इसके अंदर एक और चीज़ भी जबरियत का तस्वुर है। ठीक है, इससे नफ्सी जबरियत जिसे कहते हैं, साइकिक डिटर्मिनिज्म से मुराद होता है इंसान जो किरदार बेसाख्ता नहीं होता बल्कि अंदरूनी नफ्सी वजूहात पर मबनी होता है। ये बेसिकली उसी तरह ही है कि जो भी हमारे सोच होती है वो हमारे किरदार की अक्कासी करती है। ये बेसिकली जो वजूहात दूसरे लोगों की नज़रों से ओझल होती हैं, ठीक है, इंसान खुद भी इससे बाखबर नहीं होता। फ्रूड का बेसिकली ये कहना है कि हमारा जो किरदार होता है उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। ठीक है, चाहे हमें उसका पता हो या ना हो। फर्दर इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो जहनी जो तरीक़ाकार था
وہ بیسک انیشیل سٹیج کے اوپر تھا، کیونکہ جس طرح سے سائنٹیفک اسٹڈی آتی گئی، ہر چیز کو ڈیفائن کیا گیا، اسی کے اندر پھر اس چیز کو آئے. اب اس کے اندر جس چیز کو زیادہ امپورٹنٹ دی گئی وہ نفسی توانائی کو زیادہ اہمیت دی. ٹھیک ہے، لاشعوری اعمال کو اس قدر سمجھا کہ جو شعوری اعمال تھا اس کو اسٹیپ ڈاؤن کیا. پھر اس کے بعد انکانشیس موٹیویشن کا ایک کانسیپٹ دیا کہ جس کے اندر انسان جو ہوتا ہے لاشعوری خواہشات ہی اس کی شعور کے اندر جانے والی بن جاتی ہے. اسی کو انہوں نے ایکسپلین جب کیا، ڈریمز اور سلپ آف ٹنگ کا ایک کانسیپٹ دیا. انہوں نے بتایا کہ یہ بھی لاشعوری جو اعمال ہوتے ہیں اسی کا ہی حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فائنلی اگر اس کا کنکلوژن نکالا جائے تو 20ویں صدی کا یہ سب سے مشہور بندہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا جتنا بھی کام ہے اسے فرسٹ فورس کہا جاتا ہے. امید ہے یہ سارے کانسیپٹ جو ہے آپ نے چونکہ تھرڈ ایئر میں پڑھے اس لیے ان کو اتنی ڈیٹیل میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر فروٹ کا بیسیکلی کنٹریبیوشن تھی کیا، اور اس نقطہ نظر کا مواد کیا ہے، مدعا کیا ہے، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے واٹس ایپ پہ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.